Good morning, students. Today we shall discuss chapter number 3 of civics. The name of the chapter is Why Do We Need a Parliament? So, students, there is a question that has been asked from all of you. Why do we need a parliament? हमें parliament की ज़रूरत क्यों होती है? And in this chapter we are going to discuss the answer of this question. Now, we in India pride ourselves on being a democracy. हम लोग जो कि भारत के नागरिक हैं, हम इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं. Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making. यहाँ पर हम कोशिश करेंगे और समझेंगे उस संबंध के बारे में जो कि किन किन के बीच में है. द आइडियाज़ ऑफ पार्टिसिपेशन, योगदान देने के मध्य ऐसे विचार जिनमें कि योगदान दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन दिया जाता है डिसीज़न लेने में. और सेकंड, ये रिलेशन बताया जा रहा है बेटे. एक तो आइडियाज़ के बीच का रिलेशन, आइडियाज़ कौन से, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स टू हैव द कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन्स. और दूसरा संबंध किस किन के मध्य, आइडियाज़ और नीड, आवश्यकता के मध्य फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की जो ज़रूरत पड़ती है सभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की, किस लिए, टू हैव द कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन, कि सभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को अपने नागरिकों की सहमति या संतुष्टि मिले. इट इज़ दीज एलिमेंट्स that together make us a democracy. और यही वो तत्व हैं, यही वो एलिमेंट्स हैं जो कि मिलकर डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करते हैं. एंड दिस इज़ बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट. और ये सारी चीज़ें आपको आप कहाँ पर समझ सकते हो बेटर फॉर्म में, इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के संस्था के माध्यम से. इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट एनेबल्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट. इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे, समझेंगे कि कैसे पार्लियामेंट, संसद एनेबल सिटीजन्स, नागरिकों को योग्य बनाती है. कहाँ के नागरिकों को, इंडिया के सिटीजन्स को इस लायक बनाती है टू पार्टिसिपेट, कि वो योगदान दे सकें किस चीज़ में, कोई भी डिसीज़न लेने में, कोई भी निर्णय लेने में. एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट, और सरकार पर अपना नियंत्रण बना सकें. दस मेकिंग इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. और यही सबसे महत्वपूर्ण सिंबल है, चिन्ह है इंडियन डेमोक्रेसी का. एंड अ की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम माने तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है या मेन जो उद्देश्य है वो यही है. So here you are seeing the pic of a parliament. Now, why should people decide? लोगों को क्यों डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लोगों को क्यों डिसाइड करना चाहिए. India, as we know, became independent on 15th August 1947. That is quite clear to all of you कि इंडिया कब आज़ाद हुआ, 15th August 1947 को. Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. और ये जो आज़ादी मिली है, ये आज़ादी हमें किसके बाद मिली है, एक बहुत ही लॉन्ग, एक बहुत ही लंबे, एक बहुत ही लॉन्ग और डिफ़िकल्ट स्ट्रगल, यानी एक बहुत ही लंबे समय से जो संघर्ष चला आ रहा था, वो साथ के साथ बहुत ही कठिन संघर्ष करना पड़ा, लंबा और कठिन संघर्ष करना पड़ा लोगों को, इन विच मैनी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेट, जिसमें कि समाज के बहुत सारे वर्गों के लोगों ने योगदान दिया. पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स ज्वाइन द स्ट्रगल. अलग अलग बैकग्राउंड से जो लोग थे उन्होंने इस स्ट्रगल को ज्वाइन किया, संघर्ष किया. एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम. और कहीं ना कहीं वो बड़े प्रेरित थे स्वतंत्रता के विचार को लेकर. यानी एवरीबडी हैड अ कीन डिज़ायर ऑफ गेटिंग फ्रीडम. हर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि उन्हें आज़ादी मिले, इक्वालिटी, समानता मिले, एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. और उनको इतनी वैल्यू मिले कि वो अपने देश में कोई डिसीज़न लेने में अपना योगदान दे सकें. अंडर कॉलोनियल रूल, द पीपल हैड लिव्ड इन फेयर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजंस दैट दे टुक. कॉलोनियल रूल में, यानी ब्रिटिशर्स के अंडर जब भारत था, दैट टर्म इज़ नोन एज कॉलोनियल रूल.
द कॉलोनियल रूल के टाइम पर द पीपल हैड लिव्ड, लोगों को रहना पड़ता था इन फियर, डर के रहते थे लोग। किन से डरते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से डरते थे। एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजंस दैट दे टुक, और बिल्कुल भी सहमत नहीं होते थे बहुत सारे उन निर्णयों से जो कि सरकार उनके लिए लेती थी। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा खतरे का सामना करना पड़ा। इफ़ दे ट्राई पड़ता था, इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज देयर डिसीजंस, अगर वो सरकार के लिए हुए डिसीजंस को क्रिटिसाइज, उनकी आलोचना करते थे, उनकी बुराइयां निकालते थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा डेंजर, ये बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती थी। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन, और जो आंदोलन था स्वतंत्रता के लिए, उसने इस परिस्थिति को बिल्कुल बदल दिया। द नेशनलिस्ट्स बिगिन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मेक डिमांड्स। अब क्या हुआ? नेशनलिस्ट ने, अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज nationalism and who are nationalists. The persons who have the feeling of love for their nation, those persons are known as nationalists. And the feeling and keeping the feeling of love for the nation, that term is known as nationalism. तो ये जो nationalists थे, बिगिन टू ओपनली क्रिटिसाइज, अब इन्होंने खुले तौर पर आलोचना करनी शुरू कर दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, एंड मेक डिमांड्स, और अपनी मांग पूरी करवाना ये चाहते थे। एज फॉर बैक एज 1885, अगर हम बात करें 1885 की, द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मांग की डेट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर में चुने हुए कौन होने चाहिए? प्रतिनिधि होने चाहिए विद अ राइट, और उनको ये अधिकार मिलना चाहिए टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चंस, कि वो लोग भारत के लिए बजट के बारे में आपसी जो सुझाव हैं वो दे सकें, डिस्कस कर सकें, और साथ के साथ क्वेश्चन पूछ सकें कि आप देश के वेलफेयर के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर कुछ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि वो पूछना चाहते थे। और कब पूछे जा सकते थे क्वेश्चन, कब बजट डिस्कस किया जा सकता था? वेन एवर दे गेट द मेंबरशिप इन द लेजिस्लेचर, जब उन्हें लेजिस्लेचर में क्या मिल जाती? मेंबरशिप मिल जाती। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अकॉर्डिंग अलाउड, जिसमें कि परमिशन मिली सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, कुछ लोगों को चुने हुए प्रतिनिधि बनने की परमिशन मिल गई। किस एक्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। While these early legislatures under the British government were in response to a growing demands of the nationalism, लेकिन ये जो शुरुआत में उस तरह का जो लेजिस्लेचर था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था, वर इन रिस्पॉन्स, जिसने प्रत्युत्तर में, आंसर में क्या किया? उन्होंने उनकी मांग बढ़ती चली गई। रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट की बढ़ती हुई मांग को लेकर उन्होंने आंसर किया। दे डिड नॉट अलाउ फॉर एडल्ट्स टू वोट, उन्होंने एडल्ट्स को वोट देने की परमिशन नहीं दी। नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और ना ही लोग वहाँ पर डिसीजन मेकिंग या डिसीजन लेने में अपना योगदान दे पाते थे। सिर्फ नाम मात्र के लिए इलेक्टेड मेंबरशिप दी, बट दे कुड नॉट टेक और दे कुड नॉट पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। एज यू रेड इन चैप्टर 1, जैसा कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है, द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एज वेल एज द participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all persons in independent India would be able to participate in making decisions. आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कॉलोनियल शासन के समय में जो अनुभव रहे, एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल, और जो लोगों ने अपना योगदान दिया फ्रीडम के लिए संघर्ष करने में, लेफ्ट लिटिल डाउट, उनके मन में बहुत कम संदेह था, इन द माइंड्स ऑफ द नेशनलिस्ट के मन में, डेट ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट, कि एक स्वतंत्र भारत के जितने भी लोग हैं वो समर्थ हो पाएंगे डिसीजन मेकिंग में अपना योगदान देने में। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे ही स्वतंत्रता मिली, वी वर गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ अ फ्री कंट्री। अब इन्होंने क्या सोचा कि जब हम स्वतंत्रता मिल जाएगी तो हम डेफिनेट है कि कैसे नागरिक बन जाएंगे? एक स्वतंत्र देश के नागरिक बन जाएंगे। दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक, और इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट वही करेगी जो वो करना चाहती है। इट मेंट दैट द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स। ऐसा होने पर क्या होगा? देश जब आज़ाद हो जाएगा उस समय सरकार को बहुत ज़्यादा
संवेदनशील होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा, लोगों की ज़रूरतों को, लोगों की मांग का ध्यान रखना पड़ेगा। द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जो सपने देखे थे स्वतंत्र संग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों ने, फ्रीडम स्ट्रगल जो किया था उस समय लोगों की जो आशाएं थी, आकांक्षाएं थी और जो सपने थे, वर मेड कॉन्क्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सभी सफल बनाने की कोशिश की गई संविधान में ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के, डेट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसने कि कौन से सिद्धांतों को संविधान में रखा, संविधान ने क्या चीज़ रखी, संविधान में क्या लिखा गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के सिद्धांत पर चलाया जाएगा संविधान, डेट ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। इसका क्या मतलब है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, कि जितने भी एडल्ट सिटीजन्स हैं देश के, उन सभी को राइट टू वोट दिया जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल जो किया था लोगों ने, उसके पीछे जो उनका सपना था, जो उनकी आकांक्षाएं थी, वर मेड कॉन्क्रीट, उनको मूर्त रूप देना था। और मूर्त रूप कैसे दिया गया, इन द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी उनकी जो डिमांड थी वो स्वतंत्र भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी करने की कोशिश की गई। वो कॉन्स्टिट्यूशन डेट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो किन सिद्धांतों पर था, जिस संविधान में कौन से सिद्धांत रखे गए थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के, डेट ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब था, कि जितने भी नागरिक हैं देश के, उन सभी को क्या मिलेगा, राइट टू वोट मिलेगा। नाउ पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अब हम किस बारे में बात करेंगे, द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट। जो सबसे मेन जो पॉइंट है डेमोक्रेसी के लिए वो क्या है, उस विचार पर डेमोक्रेसी को चलाना, आइडिया ऑफ कंसेंट, सहमति के आधार पर, संतुष्टि के आधार पर, डेट इज द डिज़ायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। कंसेंट किस चीज़ का होना चाहिए, लोगों की इच्छाएं, लोगों की सहमति, अप्रूवल, लोगों का योगदान। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल, यहाँ पर जनता का ही निर्णय होगा, डेट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनानी है तो वहाँ पर डिसीजन किन के द्वारा लिया जाता है, जनता के द्वारा, एंड डिसाइड्स अबाउट इट फंक्शनिंग, और जनता ही ये डिसाइड करती है कि क्या कार्य कैसे किया जाएगा। द बेसिक आइडिया इज़ दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, और इस तरह की डेमोक्रेसी का जो मूल विचार होता है इज़ डैट, वो क्या होता है, डेट द इंडिविजुअल और द सिटीज़न, कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई नागरिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन होता है, एंड डेट इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल। और कहीं ना कहीं अगर आप बात करें सिद्धांत की, द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, जो मूल विचार होता है इस तरह की डेमोक्रेसी का, वो क्या होता है, डेट द इंडिविजुअल और द सिटीज़न, की कोई भी व्यक्तिगत या कोई भी नागरिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है देश का, एंड डेट इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दीज सिटीजन। और सिद्धांत क्या कहता है, कि जो सरकार है या फिर दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक संस्थाएं हैं, उन्हें ज़रूरत है किस चीज़ की, कि उन्हें विश्वास देश के नागरिकों का जीतना ही पड़ेगा इफ़ दे वांट टू रन अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक कंट्री। they have to get the trust of the citizens of that very country. How does the individual give approval to the government? कैसे कोई भी व्यक्ति अपनी सहमति देता है सरकार को? One way of doing so, एक तरीका तो ऐसा करने का क्या है, as you read, is through इलेक्शंस के माध्यम से जनता अपनी मर्जी या अपना मन बताती है। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, टू द पार्लियामेंट के लिए। देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और फिर एक ग्रुप इन चुने हुए प्रतिनिधियों का फॉर्म्स द गवर्नमेंट, मिलकर क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर, पार्लियामेंट किन से मिलकर बना है, सभी प्रतिनिधि जो कि चुने जाते हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट, और पार्लियामेंट जो कि सभी रिप्रेजेंटेटिव्स
मिलकर बनाते हैं वही क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं और सरकार को निर्देशन देते हैं. In this sense, people through their chosen representatives form the government and also control it. और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण भी रखते हैं. Okay students, the above idea of the representation has been an important theme in your class 6th and 7th. प्रतिनिधियों के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट आपने पढ़ा होगा क्लास 6th और 7th में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक में. यू आर फैमिलियर विद हाउ रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन. आप इस चीज़ से भली भांति परिचित होंगे कि कैसे प्रतिनिधि चुने जाते हैं एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग सरकार के स्तर में. लेट अस रिकॉल दीज आइडियाज़ बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज. और इन आइडियाज़ को हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके समझ सकते हैं. यू हैव टू रीड दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स and then you have to complete all the fill in the blanks. Now we shall discuss about the role of parliament, that is most important. The role of parliament. Created after 1947, the Indian parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. क्रिएटेड आफ्टर 1947 के बाद बनी द इंडियन पार्लियामेंट इज़ एन एक्सप्रेशन. ये इंडियन पार्लियामेंट एक ऐसी अभिव्यक्ति है ऑफ द फेथ, विश्वास की, डेट द पीपल ऑफ इंडिया, की भारत के जो नागरिक हैं हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि वो सभी डेमोक्रेसी के सिद्धांतों से भली भांति परिचित हैं और इस विश्वास के साथ ही वो अपने देश में रहते हैं. दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन गवर्नमेंट बाय कंसेंट. और ये इसको आप क्या कह सकते हैं कि दीज आर पार्टिसिपेशन, यहाँ पर योगदान होता है किनका, बाय पीपल, जनता का, इन द डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में, एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और एक ऐसी सरकार बनाने में जो कि सहमति से बनती हैं. द पार्लियामेंट इन अवर सिस्टम, हमारी जो व्यवस्था है उसमें जो हमारी जो पार्लियामेंट है हैज़ इमेंस पावर, उसके पास इतनी पावर्स होती हैं बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. पार्लियामेंट के पास इतनी पावर क्यों होती है, क्योंकि पार्लियामेंट बनाने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दोज रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. वो किन के द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा. इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लिए जो इलेक्शंस होते हैं आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर, एक ही तरीके से होती है एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर. जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन होते हैं ऐसे ही इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट होते हैं. द लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years. लोकसभा चुनी जाती है, लोकसभा कैसे बनती है, कैसे इलेक्टेड होती है, हर 5 साल में. द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है. जैसा कि आप मैप में देख सकते हो पेज 41 पर. ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट 1 person टू द पार्लियामेंट. और प्रत्येक जो पहले तो देश को कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुनकर कहाँ पर जाता है, पार्लियामेंट में जाता है. द कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, और वो कैंडिडेट्स जो कि इन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो अक्सर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से संबंधित होते हैं. Here is a chart. You can read about the parties like national parties, state parties or regional parties we can say. Now students, we should discuss from here. Once elected, these candidates become members of parliament or MPs. जब एक बार चुन लिए जाते हैं तो ये कैंडिडेट मेंबर बन जाते हैं पार्लियामेंट के और इनको हम MPs भी कहते हैं. दीज MPs टुगेदर मेकअप द पार्लियामेंट. और ये जो MPs हैं मिलकर क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं. वंस इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, एक बार पार्लियामेंट के लिए जब इलेक्शन हो जाते हैं, द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस. उस समय पार्लियामेंट को कुछ कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है. नंबर 1,
to select the national government. What we are going to discuss, students? To select the national government. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द, अब हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है बेटे जो कि हमें पता होनी चाहिए वो क्या है कि पार्लियामेंट किन किन से मिलकर बनी है। पार्लियामेंट किन किन से मिलकर बनी है देखेंगे हम। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट बनाते हैं। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस के बाद अ लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड, एक लिस्ट तैयार होती है जो कि शोइंग, जो कि दर्शाती है हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी, कि कितने एमपीज किस पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है, बिलोंग करते हैं। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, राजनीतिक पार्टी के लिए, टू फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार बनाने के लिए, दे मस्ट हैव द मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज। अगर आपको सरकार बनानी है तो सरकार बनाने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी, सरकार बनाने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है वो मेजॉरिटी में चुने हुए उसमें कौन होते हैं? एमपीज होते हैं। सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड, चुने हुए प्रतिनिधि कितने होते हैं? 543, और साथ के साथ 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं मेंबर्स इन लोकसभा। लोकसभा के मेंबर्स की बात कर रहे हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर हु आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर 543 while 2 are Anglo Indians, they are nominated, and total there are 545 members in the Lok Sabha. To have a majority, a party should have at least half the number. अगर लोकसभा में अगर मेजॉरिटी चाहिए तो पार्टी को कम से कम हाफ नंबर जो एमपीज़ हैं वो अपनी पार्टी के अपने साथ होने चाहिए, जैसे कि 272 मेंबर्स या उससे ज़्यादा होने चाहिए मेजॉरिटी के लिए। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो अपोजिशन पार्टी होती है इज़ फॉर्म्ड बाय ऑल द पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़। वो कैसे बनती है? सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ उसको मिलकर बनाती हैं, के प्रतिनिधि उसको मिलकर बनाते हैं, डेट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी, जो कि मेजॉरिटी पार्टी के अपोजिशन में बैठते हैं। द लार्जेस्ट अमंग्स दीज पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। और इस पार्टी को क्या बोला जाता है? अपोजिशन पार्टी बोला जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के बहुत सारे कार्यों में जो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है? इज़ टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, कि वो किन को चुने? एग्जीक्यूटिव को चुने। द एग्जीक्यूटिव, एज यू रेड इन चैप्टर 1, एग्जीक्यूटिव्स के बारे में आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है। यू हैव रेड अबाउट द 3 इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लोकसभा का जो जितने भी जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, कार्य हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है कि वो किन को चुने? एग्जीक्यूटिव को। द एग्जीक्यूटिव, एज यू रेड इन चैप्टर 1, इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स? वो लोगों का समूह हु वर्क टुगेदर, जो कि साथ में मिलकर काम करते हैं, टू इम्प्लीमेंट द लॉज, लॉज को लागू, कानून को लागू करते हैं, मेड बाय द पार्लियामेंट। उन कानून को लागू करने का काम वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, दोज पर्सन्स आर नोन एज executives. This executive is often what we have in mind when we use the term government. यही होते हैं वो executives जिनको कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं कि ये अगर हम गवर्नमेंट शब्द यूज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं के लिए होता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं, इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। वो फिलहाल की जो रूलिंग पार्टी है उसके लीडर कौन है? कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो भी भारत का है वो रूलिंग पार्टी, जो कि लोकसभा में रूलिंग पार्टी उसके लीडर होते हैं, फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी। जो एमपीज जो कि उनकी पार्टी से संबंधित होते हैं, द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स मिनिस्टर टू वर्क। उन्हीं में एमपीज में से प्राइम मिनिस्टर कुछ मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं काम करने के लिए, विद हर
टू अपने साथ साथ टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस विद हर और हिम, यानी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कुछ मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं और उनको अपने साथ काम करने के लिए रखते हैं। टू वर्क विद हिम टू इम्प्लीमेंट डिसीजन, जिससे कि वो कुछ निर्णयों को लिए हुए निर्णय को लागू कर सकें। दीज मिनिस्टर्स दैन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज, और यही वो मंत्री होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में अपना चार्ज लेते हैं ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग, जो कि सरकार के रूप में कार्य करते हैं, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फिनेंस एक्सेट्रा। इस तरह के फील्ड में उनको मिनिस्टर्स को बना दिया जाता है। एक बार फिर समझ लेंगे स्टूडेंट्स, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लोकसभा में रूलिंग पार्टी के कौन होते हैं, लीडर होते हैं, और उन्हीं एमपीज़ में से हु बिलोंग टू हिज पार्टी, जो उनकी पार्टी के एमपीज़ होते हैं, उन्हीं एमपीज़ में से द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं जिससे कि वो काम कर सकें उनके साथ और डिसीजंस, निर्णय को लागू कर सकें। दीज मिनिस्टर्स देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज, और यही मिनिस्टर्स अलग अलग एरियाज़ का चार्ज लेते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कार्यों के लिए, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, इन सभी फील्ड्स में अपना अपना चार्ज ले लेते हैं। ऑफन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट इट हैज़ बिन डिफ़िकल्ट फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, अगर हम पिछले अनुभव के बारे में देखें या पास्ट के बारे में देखें तो बड़ा मुश्किल होता था एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के लिए टू गेट द मेजॉरिटी, की उसे वो मेजॉरिटी हासिल कर सके डेट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जो कि ज़रूरी है सरकार बनाने के लिए। दे देन ज्वाइन टुगेदर, अगर ऐसा हो जाता था कि उन्हें मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही है किसी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो दूसरों को अपने साथ मिलाकर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न्स, जो कि उनके साथ मिलने में इंटरेस्टेड होते हैं, टू फॉर्म, सरकार बनाते हैं, और ऐसी सरकार को बोला जाता है कोलिशन गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आपको अब ये पता चल गया कि लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं। देर आर 543 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड 2 आर एंग्लो इंडियंस दैट आर नॉमिनेटेड, एंड दोज आर द टोटल मेंबर्स 545 आर देयर इन लोकसभा, और मेजॉरिटी लेने के लिए इन 545 मेंबर्स में 543 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनमें से एटलीस्ट मेजॉरिटी हासिल करने के लिए कम से कम 272 मेंबर्स अपनी पार्टी के होने चाहिए। और अपोजिशन जो होती है पार्लियामेंट में वो बनती है बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सदस्य होते हैं वो मिलकर अपोजिशन में बैठते हैं डेट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी, जो कि मेजॉरिटी पार्टी का अपोज करते हैं। द लार्जेस्ट अमंग्स दीज पार्टीज़, और इन पार्टीज़ में जो सबसे ज़्यादा लोग जो अलग बैठते हैं वो कौन होते हैं, वो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स कहलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने कोलिशन गवर्नमेंट समझ लिया, आपने ये समझ लोकसभा के बारे में समझ लिया। नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द लोकसभा। और आपको एक चीज़ और भी आपने इस पेज में पढ़ी है कि पार्लियामेंट, जो इंडिया की पार्लियामेंट है वो किन किन से मिलकर बनी है, कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। Now we shall discuss about the Rajya Sabha. As we have discussed earlier about the Lok Sabha, the Rajya Sabha functions primarily as the representatives of the states of India in the parliament. राज्य सभा कैसे काम करती है? राज्य सभा प्रतिनिधि के रूप में काम करती है, और वो प्रतिनिधि कहाँ के होते हैं? ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडियन जो स्टेट्स हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में पार्लियामेंट में काम करते हैं। वो लोग वो किस में आते हैं, वो काम किसका होता है? राज्यसभा का होता है। एक बार फिर समझो स्टूडेंट, द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरीली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। राज्यसभा प्राथमिक तौर पर क्या काम करते हैं? प्रतिनिधि बनकर ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट में स्टेट्स ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि बनकर कार्य करते हैं। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन, राज्यसभा भी कानून पारित करती है। एंड अ बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा, और ये भी ज़रूरी है कि अगर कोई बिल पास कराना है तो वो राज्यसभा के द्वारा भी पास होगा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। अगर कोई भी रूल ये आप कोई भी कानून, अगर बिल है, कोई अगर बिल पास होना है तो उस बिल को पास होने के लिए, कानून बनने के लिए राज्यसभा की सहमति की भी ज़रूरत होती है। इट इज़ देयरफॉर, इसलिए हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड
altering of alteration are needed. और एक चीज़ और है कि इट इज़ देयर फॉर, इसलिए हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल, राज्यसभा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑफ रिव्यूइंग, यानी किसी भी चीज़ के बारे में देखना, दोबारा से देखना, एंड अल्टरिंग, उसको चेंज करना, अगर अल्ट्रेशन या अगर उसमें कोई भी चेंजेस की ज़रूरत है तो द लॉज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा, लोकसभा के द्वारा बनाए गए लॉज में जो चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जो अल्ट्रेशन लाने की ज़रूरत है, उन चेंजेस को या उनको रिव्यू करने का काम राज्यसभा का होता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी राय देते हैं। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, वो किन प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर्स होते हैं ना, उनके द्वारा, ऑफ वेरियस स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स की। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो चुने जाते हैं किन के द्वारा, उन चुने हुए मेंबर्स के द्वारा जो कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर्स होते हैं ऑफ वेरियस स्टेट्स। There are 233 elected members plus 12 members nominated by the president. टोटल राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 233 इलेक्टेड मेंबर्स, और साथ के साथ देयर आर 12 मेंबर्स दैट आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 12 मेंबर्स कौन होते हैं, जिनको कि नॉमिनेट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। सो देयर आर 245 members in the Rajya Sabha. So students, I think that is quite clear to all of you. In my next video, we will discuss from the to control, guide and inform the government.